लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 13 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाम 4 बजे से नीरू को देखने के लिए गांव की स्त्रियों का आना शुरू हुआ। एक बड़े कमरे में दरी और चादर बिछा दी गई थी। स्त्रियां आ आकर बैठने लगीं। सब सर से पैरों तक भारी भूषणों से लदीं, जैसे सांस्कृतिक स्वच्छता ने हल्केपन की जगह है, जिससे हाथ पैर जल्द उठते हैं, हृदय में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है। दैन्य के चिन्ह स्वरूप भूषणों का भार चढ़ रहा हो और ये भार का आधिक्य ही प्रसन्नता का कारण बन रहा हो। उचित आसन पर नीली को लिए हुए नीरू बैठी थी। समागत देवियों को सम्मान के साथ दासी बैठा रही थी। नीरू शांत भाव से बैठी हुई बैठने के लिए इंगित कर देती थी। घंटे भर में जगह भर गई। पान इलायची आदि सम्मान के विधि विधान चलते रहे। उनमें से पुरानी अधिकांश देवियां नीरू को देख चुकी थीं, पहचानती थीं। नीरू भी पहचानती थी, पर कुछ के मुख याद आए, कुछ के भूल गए थे। वे अपने बड़े नथ का छोटा लटकन घुमाकर मुस्कुराकर कहती हुई नीरू के संबंध की विशेष बात याद दिला देती थीं। याद आने पर नीरू परिचय की प्रसन्नता से स्फीत हो उठती थी। न आने पर सहज कंठ से कह देती थी, मैं भूल गई। उसके समय की लड़कियों में कोई न थी। सब अपनी अपनी ससुराल में थीं, जिन्हें नीरू कुछ अच्छी तरह पहचानती थी। सिर्फ रामरानी थी। वो सबसे पहले आई हुई थी और नीरू ने बिल्कुल पास बैठाला था। रह रहकर उसके लड़के का गाल खोद देती थी, स्नेह की दृष्टि से देखती हुई। उसी से उसने पहचान की लड़कियों के समाचार मालूम किए। सब की विशेषता उनके लड़कों से सूचित हुई। भाग भरी सबसे आगे ठहरी। उसके 3 लड़के हैं और सब राम की इच्छा से जीते हुए। जिस तरह ये प्रसंग नीरू के लिए मनोरंजक था, उसी तरह नीरू के उतनी बड़ी स्त्री के रूप में बदल जाने पर भी विवाह न होना स्त्रियों के लिए। नीरू उनके चांदी के गहने देख देख कर मन ही मन हंस रही थी। वे नीरू का पोर पोर ताड़ रही थीं और सोचकर भी थाह न पा रही थीं कि आगे भी नीरू को ब्याह करने की क्या आवश्यकता हो सकती है। मन ही मन उसकी उम्र का हिसाब भी तरह तरह का लगा। स्त्रियों को ये महीनों तक के निर्णय करने का विषय मिल गया। साथ साथ बातचीत भी चल रही थी। पहले नीरू के लिए करुण रस का स्रोत बहा। वो जब गई थी, उसके माँ बाप साथ थे। इस बार वो अकेली है। उसके भाई जमींदारी संभाले हैं। भगवान की करनी अकथ है। बस क्षण में चाहे जो करें। फिर गांव की बातचीत उठी। गांव की बातचीत का मुख्य विषय कृष्ण कुमार का घर था। औरों पर चल नहीं सकती, क्योंकि प्रायः वे सब मौजूद थीं। नीरू का हृदय धड़का जब रामलाल की अम्मा ने लंबी सांस छोड़ी और रामदीन की काकी ने ललाट पीट कर समझा दिया कि सब यहीं का लिखा होता है। बैनी वाजपेयी की स्त्री गंभीर होकर बोली, सपूत ने 50 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा है। फिर दोष की भावना से भ्रू कुंचित कर रह गई। गुरुदीन की स्त्री ने कहा, तुम्हारे वाजपेयी तो कहते थे कि भाई हमारे उनको बदनाम न करो। बेनी की स्त्री आंखें फाड़ तरेर कर बोली, फलानी क्यों कहते हैं, संसार कहता है। संसार कहता होगा, गांव में तो उन्होंने कहा है। गुरुदीन की स्त्री विश्वास पर प्रमाण कर जोर देकर बेनी की स्त्री की त्योरियों की परवाह न करती हुई बोली, तो तुझी से कहा होगा। स्वर चढ़ाकर भाव में बंधकर बेनी की बीड़ा झंकृत हुई, मुझसे कहे किसी की मजाल है, मूछें न उखाड़ ली जाएंगी। गुरुदीन की सरस्वती ने अपने काव्य की एक पंक्ति सुनाई। नीरू घबराई। बात क्या है, अभी तक किसी का फैसला नहीं हुआ और स्त्रियां समझदार की तरह बैठी रहीं। उनके लिए ये सब बातें अभी ध्यान देने योग्य थी ही नहीं। नीरू ने विनयपूर्वक बेनी की स्त्री से पूछा, क्या बात है। कुछ नहीं, किशन कुमार लखनऊ में जूता गांठते हैं, खबर फैली है। ये कहती है मेरे उनके लिए कि उनकी फैलाई बात है। जिनके यहां हम, क्रिया विशेष का उल्लेख कर कहा, पानी नहीं लेते। नीरू की दृष्टि में प्रलय की संभावना खुल रही थी। घबरा कर कहा, तो इसमें क्या हुआ, ये तो सच है, जूता पालिश तो वे करते हैं, मेरे यहां भी आए थे। अब बोल, बेनी की स्त्री ने गुरुदीन की स्त्री को ललकारा। बोलूंगी तो रोते न बनेगा। भाई ऐसी बातें न करो। नीरू क्षुब्ध हो उठी। माता दीन की मां उम्र में सबसे बड़ी थीं। कहा,
दोष किसी का नहीं। अब चुप हो जा। एक गांव का रहना, आज बैर कल मेल। जो कुआं फांदेगा वो आप गिरेगा। उनकी बात ही अब क्या है। गांव से जब जाएं, वे कहते हैं नी घसें, नहीं तो आज निकल जाते। ललई की पत्नी बोली। पहले कलकत्ता रहे, फिर कानपुर। जब रुपया चुका तब गांव आए। अभी 1.5 बरस भी तो नहीं हुआ। हजारी की अम्मा बोली। गांव में किसी से पहले भी मेल न रखती थी, मन्नी की स्त्री ने कहा। परदेश की ठसक थी, शीतल की श्रीमती बोली। अब सब धो गई। कानपुर के घर कहते हैं कि बिक गए। उन्हीं के रुपए से रहती थी किराए के मकान में। गुरुदीन की स्त्री ने धार्मिक स्वर में कहा। अब ये घर भी बेचें? बैनी की स्त्री ने सहयोग किया। घर घर है, घर में तो पशु भी नहीं रह सकता। माता दीन की मां ने नीति कही। रामचंद्र कहीं कहते थे कि गांव छोड़ देंगे, मन्नी की स्त्री ने कहा। नीरू सुनती रही। इन्हें प्रशमित करना और इनकी जान लेना एक ही मानी रखते हैं, उसने निश्चय किया। चुपचाप बैठी रही। उसके आने के समय रामचंद्र की मां न थी, वो समझी। सुरेश ने यद्यपि जाने के लिए कहला भेजा था, फिर भी अब मिलने के लिए जाना उसे आत्मसम्मान के खिलाफ मालूम देने लगा। बैठी हुई निश्चय करने लगी क्या करे। नीली ने लौटकर भाई से हुई सब बातें बता दी थीं। नीरू भी समझ चुकी थी। बड़ी लाज लगने लगी। रामचंद्र की मां स्वयं मिलने न आएगी। उसने सोचा कि अगर आना होता तो उसे न बुला भेजती, और वो न जाएगी तो कितना बुरा होगा। स्त्रियों का चलने का समय हो गया। शाम हो गई। प्रसन्न मुख नीरू उठकर द्वार के पास खड़ी हुई और चलती हुई देवियों को पान देकर नमस्कार करके विदा किया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 13, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।